हेलो एवरीवन। लास्ट क्लास में हम अपना चैप्टर नंबर 5 ख़त्म कर चुके थे, ठीक है। नाउ टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट द अनदर चैप्टर ऑफ दिस जेनेटिक्स, ओके, दैट इज द चैप्टर नंबर 6, ओके। व्हाट इज द मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ द इनहेरिटेंस। अब अपन ने इतनी जेनेटिक मटेरियल की बात कर ली, जीन्स होते हैं, फैक्टर्स होते हैं, ये होता है, वो होता है, लेकिन एग्जैक्टली क्या होता है ये तो हमको पता ही नहीं है ना। एग्जैक्टली वो कौन सा मटेरियल है विच इज एक्टिंग एज द जेनेटिक मटेरियल, ओके। तो सच तो वैसे अब तो हमको पता है कि भाई कौन सा मटेरियल है जो कि क्या होता है कि रिस्पॉन्सिबल होता है इस ट्रांसमिशन के लिए of this genetic information from the parents to the progeny or the children, है ना। तो वो कौन सा मटेरियल होता है? डीएनए, ठीक है। डीएनए क्या होता है? वो मटेरियल हमारा जेनेटिक मटेरियल होता है जो कि क्या करता है कि जो इन्फॉर्मेशन है वो पेरेंट्स से लेकर क्या करता है, प्रोजेनी में ट्रांसफ़र करता है या इनहेरिट करता है, ठीक है। डीएनए होता क्या है? एक डीऑक्सी या पॉली डीऑक्सी एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड बोल देते हैं, ठीक है। डीएनए क्या होता है? एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। अपन बिल्कुल बेसिक से चलेंगे। वैसे मैंने ये सारी ही चीज़ें हमारा जो 11th के लेक्चर्स होते हैं, ठीक है, इन द बायोमोलिक्यूल चैप्टर एंड एज सॉरी नॉट इन द बायोमोलिक्यूल चैप्टर बट इन द cell chapter, okay, in the nucleus I have explained it all in very much detail, okay, but as it is the 12th and we cannot just leave it like this, so I am going to explain this structure all over again, okay। अब जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड होते हैं, पहली बात तो न्यूक्लियोटाइड ही क्या होता है कि पॉली की बात है, पॉली मीन्स बहुत सारे, ठीक है, और न्यूक्लियोटाइड मतलब क्या होता है ये हम अभी देखेंगे, ठीक है। ये जो डीएनए का स्ट्रक्चर होता है इसका जो एक सिंगल यूनिट होता है, पॉली मतलब बहुत सारे यूनिट से मिलके क्या बना है ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड बना है, ठीक है। तो सिंगल न्यूक्लियोटाइड कैसा होता है पहले अपन वो देखते हैं। एक न्यूक्लियोटाइड में क्या होते हैं? 3 कंपोनेंट्स होते हैं, ठीक है। एक न्यूक्लियोटाइड में क्या होते हैं? 3 कंपोनेंट्स होते हैं। एक तो क्या होगी, एक पेंटोज शुगर। पेंटोज शुगर मतलब 5 कार्बन वाली शुगर, ठीक है, पेंटोज शुगर। पेंटोज शुगर मतलब 5 कार्बन वाली शुगर, ओके। फिर होगा नाइट्रोजनस बेस। फिर क्या होगा? नाइट्रोजनस बेस, ओके। और थर्ड क्या होगा? फॉस्फेट ग्रुप। थर्ड क्या होगा? फॉस्फेट ग्रुप, ओके। ये तीनों स्ट्रक्चर को जब अपन कंबाइनली बोलते हैं, ओके, तो इसको अपन क्या बोलते हैं? अ न्यूक्लियोटाइड, ठीक है। इसको अपन क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड, ओके। लेकिन अगर अपन इस न्यूक्लियोटाइड में से इस फॉस्फेट ग्रुप को माइनस कर दें, ठीक है, अगर अपन ने इस न्यूक्लियोटाइड स्ट्रक्चर में से इस फॉस्फेट ग्रुप को माइनस कर दिया तो पीछे क्या बच जाएगा? शुगर अटैच्ड विद दी नाइट्रोजनस बेस, ठीक है। फिर क्या बच जाएगा? शुगर अटैच्ड विद दी नाइट्रोजनस बेस। और इस स्ट्रक्चर को अपन क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोसाइड। इस स्ट्रक्चर को अपन क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोसाइड, ठीक है। तो ये क्या होता है? एक बेसिक न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। सबसे पहले क्या होगी? एक पेंटोज शुगर होगी, एक पेंटोज शुगर होगी, ठीक है, जिस पे क्या है? एक नाइट्रोजनस बेस अटैच्ड है, ठीक है, जिस पे क्या है? एक नाइट्रोजनस बेस अटैच्ड है, ओके।
तो ये सिर्फ इतना इतना स्ट्रक्चर अगर अपन ने देखा तो ये क्या बनेगा, एक न्यूक्लियोसाइड। ये क्या बनेगा, एक न्यूक्लियोसाइड बनेगा, ठीक है। लेकिन अगर यही अपन एक 5th नंबर कार्बन पे अपन एक फॉस्फेट ग्रुप को अटैच कर दें तो ये क्या बना देगा, एक न्यूक्लियोटाइड, ठीक है। जब ऐसे बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स एक दूसरे से क्या बनाते हैं, बॉन्ड बनाते हैं, एक दूसरे के साथ जुड़ जाते हैं, तो उस स्ट्रक्चर को अपन क्या बोलते हैं, पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रक्चर। उस स्ट्रक्चर को अपन क्या बोलते हैं, पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रक्चर, ठीक है। अब इस पॉलीन्यूक्लियोटाइड में जो बॉन्ड, ठीक है, जो बॉन्ड इस शुगर को इस नाइट्रोजनस बेस से जोड़ के रखता है वो कौन सा बॉन्ड होता है, एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ठीक है। ये शुगर और ये नाइट्रोजनस बेसेस जो हैं वो आपस में किस बॉन्ड से जुड़े हुए होते हैं, एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ठीक है। और ये जो फॉस्फेट है, ओके, वो इस कार्बन से या वो इस शुगर से किससे जुड़ा हुआ होता है, ईस्टर बॉन्ड से, ठीक है। वो किससे जुड़ा होता है, ईस्टर बॉन्ड से, ठीक है। और जब सपोज ये पेंटोज शुगर थी हमारी, ठीक है, 2 पेंटोज शुगर बना देते हैं। यहाँ पे नाइट्रोजनस बेस अटैच्ड है हमारा, ठीक है। यहाँ पे हमारा कार्बन था, यहाँ पे हमारा फॉस्फेट था, ओके। अब ये एक फॉस्फेट के बीच का बॉन्ड तो क्या हो गया, ईस्टर बॉन्ड हो गया। एक फॉस्फेट और एक कार्बन के बीच का बॉन्ड क्या हो गया, ईस्टर बॉन्ड हो गया, ठीक है। लेकिन जब ये फॉस्फेट बॉन्ड 2 के बीच में बना हो, मतलब 2 न्यूक्लियोटाइड के बीच में क्या है, एक फॉस्फेट है, ठीक है, तो ये बॉन्ड क्या कहलाएगा, फॉस्फोडाईस्टर बॉन्ड। एक इधर ईस्टर बॉन्ड और एक इधर ईस्टर बॉन्ड, ठीक है। एक ईस्टर बॉन्ड से पहले वाले न्यूक्लियोटाइड से जुड़ा हुआ है और दूसरे ईस्टर बॉन्ड से क्या है, दूसरे वाले न्यूक्लियोटाइड से ये जुड़ा हुआ है। तो इसको अपन क्या बोलेंगे, फॉस्फोडाईस्टर बॉन्ड। तो अगर अपन को देखा जाए, अगर अपन से पूछा जाए कि भाई 2 न्यूक्लियोटाइड्स जो हैं वो आपस में किस बॉन्ड से जुड़े होते हैं, तो किस बॉन्ड से जुड़े होते हैं, फॉस्फोडाईस्टर बॉन्ड से, ठीक है। किस बॉन्ड से जुड़े होते हैं, फॉस्फोडाईस्टर बॉन्ड से, ओके। अब ये क्या होता है कि हम क्या करते हैं कि ये जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है या पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रक्चर है, ठीक है, इसको अपन क्या देते हैं, एक डायरेक्शन देते हैं इसको लेबल करके, ठीक है। मतलब सपोज ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है, बहुत लंबी चेन है, ओके। तो ये जो फॉस्फेट ग्रुप होता है, ठीक है, वो जो इस साइड की चेन होगी, ठीक है, जो एक एंड होगा उस पे क्या होगा, 5th नंबर कार्बन से क्या होगा, ये फॉस्फेट अटैच होगा, ठीक है। 5th नंबर कार्बन से क्या होता है, ये फॉस्फेट अटैच होता है, तो इसको अपन क्या बोल देते हैं, 5 एंड, ठीक है। और सपोज ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन चल रही है यहाँ, ओके, तो इसमें क्या होता है कि 3rd नंबर कार्बन पे क्या होता है, एक OH ग्रुप अटैच्ड होता है, ठीक है। फर्स्ट से लेकर ये क्या है, लास्ट तक का मामला है, ठीक है। फर्स्ट में क्या है कि 3rd नंबर पे एक 3rd नंबर कार्बन पे क्या है, एक OH ग्रुप अटैच्ड है फ्रीली, ठीक है। तो उसको अपन क्या बोल देते हैं, इस चेन का 3 एंड। और फिर एंड में क्या होता है कि एक जो कार्बन जो लास्ट न्यूक्लियोटाइड है उसमें क्या होता है, ये फॉस्फेट ग्रुप फ्रीली अटैच होता है, किससे, 5th नंबर कार्बन से। तो इसको अपन क्या बोल देते हैं, 5 एंड बोल देते हैं, ठीक है। तो डीएनए की लेबलिंग अपन कैसे करते हैं, इसका डायरेक्शन कैसे बताते हैं, अपन इसको कार्बन के अकॉर्डिंग लेबल करके, दैट इज द 5 एंड और द 3 एंड, ओके। और सेम एज क्या होता है, जो आरएनए होता है, ठीक है, आरएनए में क्या हो जाता है कि जो
टू एंड पे होता है ना, वो OH क्या होता है, टू एंड पे सिचुएटेड होता है, मतलब सेकंड नंबर कार्बन पे सिचुएटेड होता है। जो DNA है उसमें किस पे सिचुएटेड है, थर्ड नंबर कार्बन पे सिचुएटेड है। लेकिन अगर अपन RNA की बात करेंगे तो उसमें क्या हो जाएगा, सेकंड नंबर कार्बन पे क्या होता है, ये OH ग्रुप सिचुएटेड होता है। अगर अपन एक और चीज का डिफरेंस देखें DNA और RNA में अभी अभी स्ट्रक्चर के बेसिस पे, तो जो DNA होता है उसमें डीऑक्सीराइबोज शुगर होती है, और जो RNA होता है उसमें क्या होती है, राइबोज शुगर होती है। ठीक है, डीऑक्सीराइबोज और राइबोज शुगर का फर्क होता है, प्लस उसमें एक और फर्क होता है। अभी हमने कहा कि जो न्यूक्लियोटाइड्स है उसमें कितने स्ट्रक्चर्स होते हैं, 3 स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, 3 कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं। पहली बात है पेंटोज शुगर, सेकेंड बात है फॉस्फेट ग्रुप, और थर्ड क्या है, नाइट्रोजनस बेसिस। ठीक है, तो ये जो नाइट्रोजनस बेसिस है ये क्या होते हैं, 2 तरह के होते हैं, प्यूरिन्स एंड पिरिमिडीन्स। ओके, आई गेस इतनी चीज़ आपको शायद पता होगी 11th क्लास से, नहीं है तो अभी पढ़ लेते हैं कि इसमें क्या हो जाएंगे, 2 चीज़ें हो जाएगी। नाइट्रोजनस बेसिस क्या होते हैं, 2 टाइप्स के होते हैं, फर्स्ट इन द प्यूरिन, सेकेंड वन इज द पिरिमिडीन्स। ठीक है, प्यूरिन्स क्या होते हैं, उसमें 2 तरह के क्या होते हैं, नाइट्रोजनस बेसिस होते हैं। वन इज द एडेनाइन, another one is the guanine. Okay, and these can be denoted by A and G. Okay, whereas in the pyrimidine part there are 3 these nitrogenous bases. Okay, cytosine, uracil और thymine. ठीक है, these can also be denoted by their initials, that is the C, U and T. अगर आपको कभी भी कंफ्यूजन हो तो इसका एक छोटा सा ट्रिक है कि you guys can remember it the pyrimidine as कट. ओके, pyrimidine को अपन क्या कर सकते हैं, कट से याद रख सकते हैं. C for cytosine, U for uracil and T for thymine. ठीक है, अब इन तीनों में क्या है कि एक चीज़ है जो हमारा ये जो प्यूरिन्स हैं, ठीक है, एडेनाइन और ग्वानिन, ये क्या है कि दोनों DNA और RNA दोनों में ही प्रेजेंट होते हैं, इनमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है. लेकिन जब अपन बात करेंगे पिरिमिडीन्स की, तो जो DNA होता है उसमें कौन से प्रेजेंट होते हैं, DNA में कौन से पिरिमिडीन्स प्रेजेंट होते हैं, साइटोसिन एंड थाइमिन. ठीक है, DNA में क्या कौन से पिरिमिडीन्स प्रेजेंट होते हैं, साइटोसिन और थाइमिन. वेयर एज RNA में कौन से पिरिमिडीन्स प्रेजेंट होते हैं, साइटोसिन एंड यूरेसिल. ठीक है, DNA में यूरेसिल प्रेजेंट नहीं होता है और जो RNA उसमें क्या होता है, थाइमिन प्रेजेंट नहीं होता. ठीक है, अब ये तो था DNA का क्या बेसिक स्ट्रक्चर. ठीक है, ये तो क्या था, DNA का एक बेसिक स्ट्रक्चर था. इस पूरे स्ट्रक्चर को क्या किया गया था, बहुत जोर लगाया. एक बार आप चाहें तो इस चीज़ को थोड़ा नोट कर सकते हैं. ठीक है, उसके बाद अपन एक नेक्स्ट टॉपिक चालू करेंगे, दैट इज द डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर. दैट इज व्हाट, द डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर. ठीक है, एक बार आप फटाफट से देख लीजिए अगर आपको कुछ नोट करना है तो प्यूरिन्स पिरिमिडीन्स के किसी के भी बारे में. ओके, तो जो नेक्स्ट टॉपिक हम चालू करेंगे वो क्या है, वॉटसन एंड क्रिक मॉडल. ठीक है, वॉटसन एंड मॉडल ऑफ दिस DNA. ठीक है, अब सबने क्या कर दिया था, DNA कर दिया था, लेकिन पता किसी को नहीं है कि इसका स्ट्रक्चर क्या है. ठीक है,
तो वॉटसन एंड क्रिक ने क्या किया, 1953 में ये डबल हेलिक्स मॉडल निकाला, ठीक है। वॉटसन एंड क्रिक ने क्या किया 1953 में क्या किया, ये डबल हेलिक्स मॉडल निकाला, ठीक है। डबल हेलिक्स मॉडल में इन लोगों ने क्या कहा कि भाई इसमें क्या होती है, दो लाइंस होती है या दो चेन्स होती है न्यूक्लियोटाइड की, ठीक है। इसमें क्या होती है, दो चेन्स होती है न्यूक्लियोटाइड की, ठीक है। अब इन्होंने पहले चालू कहाँ से किया था कि विल्किंस और फ्रैंकलिन की भी एक जोड़ी थी, जैसे वॉटसन एंड क्रिक की थी, वैसे विल्किंस और फ्रैंकलिन भी दो साइंटिस्ट थे, उनकी क्या थी, जोड़ी थी। तो उन्होंने क्या किया था, एक्सरे डिफ्रैक्शन के ऊपर कुछ क्या की थी, स्टडी की थी। उसी के बेसिस पे इन लोगों ने क्या किया, डीएनए के स्ट्रक्चर के बेसिस पे ये डबल हेलिक्स मॉडल को इंट्रोड्यूस किया, किसमें, 1953 में। इन्होंने क्या कहा कि ये क्या होता है भाई, हेलिकल शेप में प्रेजेंट होता है, ठीक है। और इसमें क्या होती है, दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स होती है। इनका जो मेन हॉलमार्क था इस प्रोपोजिशन का, वो क्या था, बेस पेयर्स का, ठीक है। बेस पेयर्स किसको कहते हैं, अगर आपको नहीं पता है 11th से ऑलरेडी, तो बेस पेयर्स ये जो एडेनाइन, जो हमने नाइट्रोजनस बेसिस पढ़े थे ना, एडेनाइन बॉन्ड करता है थाइमीन के साथ, ठीक है। वहीं ग्वानिन किसके साथ बॉन्ड करता है, साइटोसिन के साथ। तो ये जो बॉन्डिंग है, ये जो पेयर्स है, इनको अपन क्या कहते हैं, बेस पेयर्स कहते हैं, ठीक है। तो इन्होंने क्या कहा था, ये बेसिक बेस पेयर्स का क्या बताया था, रूल बताया था, ओके। और इसी रूल पे या इसी बेस पेयर्स पे क्या किया था कि एक चारगाफ करके क्या थे, साइंटिस्ट थे, ठीक है। चारग्राफ ने क्या किया था कि एक रूल दिया था, पहले तो डबल हेलिक्स में अपन स्मॉल स्मॉल चीज़ें लिखते जाते हैं। डबल हेलिक्स में सबसे पहले तो क्या था, दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड की चेन बताई इन्होंने। डबल का मतलब ही ये क्या है, दो, और हेलिक्स मतलब हेलिकल फॉर्म में प्रेजेंट है, ठीक है। दो न्यूक्लियोटाइड चेन जो क्या है, हेलिकल फॉर्म में प्रेजेंट है, ठीक है। और जो मेन उनकी प्रोपोजिशन थी, जो हॉलमार्क था इस चीज़ का, वो क्या था, बेस पेयर्स। और बेस पेयर्स अब हमको पता है क्या होते हैं, ठीक है। अब ये जो बेस पेयर्स है, इन्हीं को लेके चारग्राफ एक साइंटिस्ट थे, ठीक है। चारग्राफ एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या कहा था कि जो एडेनाइन प्लस एडेनाइन एंड थाइमीन, ओके, एंड ग्वानिन और साइटोसिन का जो रेशियो है, ठीक है, वो क्या होता है, कांस्टेंट होता है एंड इट इक्वल्स टू 1, ठीक है। आपकी जो बुक की लैंग्वेज है वो यही है कि जो एडेनाइन एंड थाइमीन है एंड जो ग्वानिन एंड साइटोसिन है, उनका जो रेशियो है, ठीक है, उनका जो रेशियो है वो क्या होता है, हमेशा कांस्टेंट होता है एंड इट इक्वल्स टू 1। अब इस चीज़ में आप कभी भी कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है, कि एडेनाइन थाइमिन का क्या रेशियो, ग्वानिन साइटोसिन का क्या रेशियो। मैं इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके बताऊंगी, ठीक है। अपन यहाँ पे एक बार लिख देते हैं चारग्राफ्स रूल। ठीक है, अब चारग्राफ रूल्स को अगर अपन सही से समझने की कोशिश करें, एनसीईआरटी ने थोड़ा सा इस मामले को भी क्या कर दिया है, हल्का सा ट्रिक कर दिया है, ठीक है। अब इन्होंने क्या कहा कि भाई एडेनाइन थाइमिन और ग्वानिन साइटोसिन का क्या है, रेशियो है जो कांस्टेंट है एंड इक्वल्स टू 1 है, ठीक है। तो अपन हमेशा ये सोचेंगे कि भाई एडेनाइन प्लस थाइमिन और ग्वानिन प्लस साइटोसिन का जो रेशियो है वो कांस्टेंट होता है और वो इक्वल टू 1 होता है। नहीं, बात ये है कि चारग्राफ का रूल बेसिक था क्या, कि एडेनाइन जो होते हैं, सबसे पहले तो इन्होंने कहा कि भाई जो बेस पेयर्स होते हैं, ठीक है, या मैं कहूँ कि अभी अपन नाइट्रोजनस बेसिस की बात करते हैं, तो प्यूरिन्स, जितने नंबर ऑफ प्यूरिन्स होते हैं उतने ही नंबर ऑफ पिरिमिडीन्स भी क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं एक डीएनए डबल हेलिक्स में या एक डबल स्ट्रैंडेड डीएनए में। डबल स्ट्रैंडेड डीएनए से क्या मतलब है, अपना दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स है, डबल स्ट्रैंडेड दो स्ट्रैंड्स, ठीक है। तो
उसमें क्या होता है, जितने नंबर ऑफ प्यूरिन्स है उतने नंबर ऑफ पिरिमिडीन्स है। कैसे, अभी अपन ने क्या बोला था, बेस पेयर्स होते हैं, ठीक है। बेस पेयर्स का मतलब ही क्या है कि एडेनाइन थाइमीन के साथ बॉन्ड करेगा और ग्वानिन जो है वो क्या करेगा, साइटोसिन के साथ बॉन्ड करेगा, ठीक है। तो ये आपस में ही बॉन्ड करते हैं, तो जितने प्यूरिन्स प्रेजेंट होंगे, एडेनाइन ग्वानिन प्रेजेंट होंगे, उतने थाइमीन और साइटोसिन भी तो प्रेजेंट होंगे ना उस डबल हेलिक्स में, तभी तो इन दोनों का बॉन्ड बनेगा, ठीक है। तो जितने प्यूरिन्स प्रेजेंट होते हैं उतने ही क्या होते हैं, पिरिमिडीन्स प्रेजेंट होते हैं। मतलब एडेनाइन प्लस ग्वानिन इज इक्वल्स टू साइटोसिन प्लस थाइमीन, ठीक है। इतनी बात में तो मुझे नहीं लगता कि कोई दिक्कत आनी चाहिए कि अब क्या है, प्यूरिन्स इज इक्वल्स टू क्या होता है, पिरिमिडीन्स होते हैं उस डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर में, ठीक है। तो प्यूरिन्स है ही कौन से डबल हेलिक्स में, डीएनए में, एडेनाइन और ग्वानिन, ठीक है। और पिरिमिडीन्स है ही कौन से इसमें, साइटोसिन और थाइमीन। इतने में तो मेरे को नहीं लगता कोई प्रॉब्लम है। अब इनका जो रेशियो है, प्यूरिन और पिरिमिडीन का जो रेशियो है, ठीक है, उन्होंने क्या किया, आपको एनसीईआरटी में आपको क्या लिख के दे दिया, एडेनाइन, थाइमीन, ग्वानिन एंड साइटोसिन, ठीक है। एंड करके सारी चीज लिख के दे दी, और उसके बाद आप सोचते रहो कि कौन सा का रेशियो कांस्टेंट है और कौन सा का रेशियो 1 आ रहा है, ठीक है। तो 1 आएगा इसका रेशियो, मतलब एडेनाइन प्लस ग्वानिन डिवाइडेड बाय साइटोसिन प्लस थाइमीन इज इक्वल्स टू 1, ठीक है। एडेनाइन और ग्वानिन अपॉन साइटोसिन प्लस थाइमीन का जो रेशियो है वो क्या आएगा, 1 आएगा। क्यों, क्योंकि जितने एडेनाइन और ग्वानिन प्रेजेंट है उस डीएनए डबल हेलिक्स में, उतने ही क्या है, साइटोसिन प्लस थाइमीन भी प्रेजेंट है उस डीएनए डबल हेलिक्स में। इतना कंसेप्ट तो अब अपन को समझ आ रहा है। तो ये जो रेशियो है, एडेनाइन प्लस ग्वानिन अपॉन साइटोसिन प्लस थाइमीन का जो रेशियो है वो क्या आएगा, हमेशा 1 आएगा, ठीक है। वो क्या आएगा, हमेशा 1 आएगा, ठीक है। एक तरफ प्यूरिन्स है, एक तरफ क्या है, पिरिमिडीन्स है, ठीक है। तो इन चारों में से ये जो कॉम्बिनेशन है, एडेनाइन प्लस ग्वानिन अपॉन साइटोसिन प्लस थाइमीन, उसका रेशियो क्या आता है, 1 आता है, ठीक है। जो दूसरी चीज है, जो चारगाफ ने क्या लिखी थी, कांस्टेंट के बारे में लिखी थी, वो कांस्टेंट क्या होता है मैं बताती हूँ। कि अभी की जो बात थी वो क्या थी, एडेनाइन ग्वानिन अपॉन साइटोसिन प्लस थाइमीन, प्यूरिन्स और पिरामिडिन्स की अलग अलग बात थी। अब अपन जो बात कर रहे हैं वो बेस पेयर के हिसाब से कर रहे हैं, मतलब एडेनाइन का बॉन्ड थाइमीन के साथ, ओके, और ग्वानिन का बॉन्ड साइटोसिन के साथ, ठीक है। ये तो हुआ अपना बेस पेयर वाला मामला। आपको फर्क समझ आ रहा है, तब क्या था, एडेनाइन प्लस ग्वानिन था, मतलब एक तरफ प्यूरिन्स थे और दूसरी तरफ क्या था, थाइमीन प्लस साइटोसिन था, मतलब एक तरफ पिरिमिडीन्स थे। अब यहाँ क्या है, बेस पेयर्स हैं, एक एडेनाइन और थाइमीन का है, प्यूरिन प्लस पिरिमिडीन, इस तरफ क्या है, वापस से प्यूरिन प्लस पिरिमिडीन है, दैट इज दी ग्वानिन प्लस साइटोसिन, ठीक है। इन दोनों के पेयर्स का जो रेशियो आता है, ये इसका कह रहे हैं कि ये क्या आता है, कांस्टेंट आता है, ठीक है। एक पर्टिकुलर स्पीशीज के लिए इसका जो रेशियो है वो क्या आता है, कांस्टेंट आता है, बट इक्वल्स टू 1 नहीं आता। अगर अपन देखें प्रीवियस इक्वेशन में, तो ये जो एडेनाइन प्लस ग्वानिन अपॉन साइटोसिन प्लस थाइमीन है, इनका रेशियो 1 आ रहा है, क्योंकि इनका नंबर एक दूसरे से इक्वल होता है, जितने प्यूरिन्स उतने पिरिमिडीन्स। बट क्या होता है कि जब अपन बात बेस पेयर्स की कर रहे हैं, मतलब एडेनाइन प्लस थाइमीन और ग्वानिन प्लस साइटोसिन, तो इनका रेशियो 1 नहीं आता, क्योंकि इनका नंबर इनसे इक्वल नहीं होता। मतलब एडेनाइन और थाइमीन का नंबर जो होता है डीएनए डबल हेलिक्स में, वो साइटोसिन और ग्वानिन के इक्वल नहीं होता। जो ग्वानिन और साइटोसिन है वो क्या होते हैं, मोर इन नंबर होते हैं, ठीक है। ये क्या होते हैं, मोर इन नंबर होते हैं एज कंपेयर टू दिस एडेनाइन एंड थाइमीन, ठीक है। ग्वानिन और जो साइटोसिन है, इसका जो नंबर क्या होता है, बेस पेयर का नंबर स्लाइटली क्या होता है, ज्यादा होता है एज कंपेयर टू दी एडेनाइन एंड दी थाइमीन, ठीक है। इनका जो रेशियो है, ठीक है, इनका जो रेशियो है ए प्लस टी अपॉन जी प्लस सी इज नॉट इक्वल टू 1, क्योंकि ये सेम नंबर में प्रेजेंट होते ही नहीं है, ठीक है।
क्योंकि ये क्या होते हैं, सेम नंबर में प्रेजेंट नहीं होते, बेस पेयर्स सेम नंबर में प्रेजेंट नहीं होते। ओके, तो इसलिए इनका जो रेशियो है, इसलिए ये क्या आता है, 1 के इक्वल नहीं आता। बट एक पर्टिकुलर स्पीशीज के लिए क्या आता है, ये कांस्टेंट ही आता है। सपोज जैसे हम ह्यूमन है, ठीक है, तो अपन एग्जांपल ले लेते हैं कि ह्यूमंस में सपोज मैं कह रही हूँ, ठीक है, सपोज एग्जाम्पल के लिए कि एडेनाइन प्लस थाइमीन अपॉन ग्वानिन प्लस साइटोसिन का जो रेशियो है वो हम ह्यूमंस में अपन मान लेते हैं कि एग्जाम्पल ये के लिए कह रही हूँ, है ना, कि 0.4 आ रहा है, ठीक है, कुछ भी कह रही हूँ मैं बस आपको समझाने के लिए कि कांस्टेंट से क्या मतलब है, कि अगर ह्यूमंस में एडेनाइन प्लस थाइमीन और ग्वानोसिन प्लस साइटोसिन का रेशियो क्या आ रहा है, 0.4 आ रहा है, तो हर ह्यूमन के लिए एडेनाइन प्लस थाइमीन अपॉन ग्वानोसिन प्लस साइटोसिन का रेशियो 0.4 ही आएगा। ह्यूमन टू ह्यूमन ये वेरी नहीं करेगा, हर ह्यूमन स्पीशीज में क्या होगा, ये 0.4 ही होगा। लेकिन अगर सपोज एग्जाम्पल की बात है, सपोज मंकी की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो मंकी में अगर एडेनाइन प्लस थाइमीन अपॉन ग्वानिन प्लस साइटोसिन का रेशियो सपोज 0.5 आता है, ठीक है, तो हर मंकी की स्पीशीज के लिए, हर एक मंकी के लिए वो जो रेशियो होगा वो 0.5 ही रहेगा, कभी बदलेगा नहीं। तो इसलिए जब वो कांस्टेंट की बात कर रहे हैं तो वो इन पेयर्स की बात कर रहे हैं, ठीक है, और कांस्टेंट क्या होता है, एक स्पीशीज के अंदर ये रेशियो कांस्टेंट रहता है। और जब वो इक्वल्स टू 1 की बात कर रहे थे तो वो प्यूरिन्स अपॉन पिरिमिडिन्स का रेशियो था, और ये रेशियो किसका है, दिस बेस पेयर्स का रेशियो है, ठीक है। तो ये क्या था, चारगाफ का रूल था। ओके, अब इस बेस पेयरिंग की वजह से क्या हुआ कि हमको डीएनए, मतलब ये बेस पेयर्स जो हैं वो डीएनए को क्या करते हैं, एक यूनिक प्रॉपर्टी देते हैं। ओके, यूनिक प्रॉपर्टी में क्या, कि सपोज जैसे अब ये एक स्ट्रैंड है, ओके, अभी अपन डीएनए डबल हेलिक्स के सेलिएंट फीचर्स पढ़ेंगे ना, तब आपको और भी बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। अभी के लिए मुझे लग रहा है थोड़ी बहुत चीज़ें तो आपको अभी से समझ आ रही होंगी, ठीक है। अब इसमें क्या है कि एक डीएनए का अगर अपन को बेस पेयर्स पता है, अब अपन को इतना तो पता चल गया कि जो एडेनाइन है वो किसके साथ बॉन्ड करता है, थाइमीन के साथ, और जो ग्वानिन है वो किसके साथ बॉन्ड करता है, साइटोसिन के साथ, ठीक है। तो अगर मुझे इस स्ट्रैंड का सीक्वेंस पता है तो क्या मैं इस स्ट्रैंड का सीक्वेंस नहीं पता लगा सकती? अगर मुझे पता है कि इसका सीक्वेंस ए जी ए ऐसा कुछ है, ठीक है, तो क्या मैं इतना दिमाग लगा के ये नहीं बता सकती कि इस दूसरे स्ट्रैंड का सीक्वेंस होगा? ऑब्वियसली अगर यहाँ पे ए है तो यहाँ पे टी आएगा, यहाँ पे जी है तो यहाँ पे सी आएगा, टी सी सी टी, ये हो गया दूसरे स्ट्रैंड का सीक्वेंस। तो बेस पेयरिंग का ये फायदा था कि अगर आपको एक स्ट्रैंड का, अगर आपको बेस पेयर का इसका सीक्वेंस पता है पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन का, तो आप क्या कर सकते हो, जो दूसरा वाला स्ट्रैंड है उसका भी क्या कर सकते हो, सीक्वेंस आप खुद बता सकते हो, ठीक है। तो ये क्या थी कि कुछ यूनिक प्रॉपर्टीज थी जो कि क्या की थी, डीएनए में इन बेस पेयर्स की वजह से कन्फर हुई थी। प्लस एक और चीज़ होती है डीएनए की, ये हम आगे पढ़ेंगे, जब आगे और चीज़ें पढ़ेंगे, उसमें क्या होता है कि जैसे ये दो स्ट्रैंड्स हैं, ठीक है, जब हम आगे ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन ऐसे प्रोसेसेस पढ़ेंगे या रेप्लिकेशन ऐसे प्रोसेसेस पढ़ेंगे, तो हम पढ़ेंगे कि ये जो स्ट्रैंड्स होते हैं आपस में जुड़े होते हैं, लेकिन उस प्रोसेस के टाइम क्या होता है, इसको अलग किया जाता है, इन दो स्ट्रैंड्स को अलग किया जाता है, ठीक है। और हर एक स्ट्रैंड क्या करता है, मतलब इनमें से एक स्ट्रैंड क्या करता है, टेम्पलेट की तरह एक्ट करता है नए डीएनए स्ट्रैंड के सिंथेसिस के लिए, ठीक है। टेम्पलेट का मतलब मैं आपको कैसे समझाऊं कि एज अ बेस, ठीक है। मैंने अभी आपको क्या कहा था कि मतलब एक का अगर अपन को सीक्वेंस पता तो दूसरे का लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये दोनों अगर अलग हो गए, ठीक है, और ये क्या कर रहा है आगे, अब डीएनए तो डबल स्ट्रैंडेड होता है, ये तो अब सिंगल स्ट्रैंड ही बचा अलग होने के बाद, ठीक है, तो वहाँ पे एक और स्ट्रैंड का सिंथेसिस होगा, ओके। तो ये क्या कर रहा है, एक्ट एज अ टेम्पलेट, एज अ बेस मैं कह सकती हूँ, एज अ सोर्स या एज अ बेस, कि जिसके बेसिस पे क्या करेगा, जो दूसरा वाला जो है वो स्ट्रैंड क्या होगा, डेवलप होगा, ठीक है। इसको अपन क्या बोल देते हैं, टेम्पलेट डीएनए, ठीक है। तो जो नया डीएनए कॉम्बिनेशन बनेगा, ठीक है,
उसमें क्या होगा कि एक डीएनए जो होगा वो पेरेंटल कॉम्बिनेशन होगा, मतलब पेरेंट का कॉम्बिनेशन होगा। ये तो पेरेंटल था, अपन जो नया डीएनए बन रहा है उसको अपन डॉटर डीएनए बोल देते हैं, ओके, एग्जाम्पल के लिए। तो अब डॉटर डीएनए में क्या होता है, एक स्ट्रैंड पेरेंट का होता है और एक स्ट्रैंड नया होता है, ठीक है। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज है जो क्या होती है, यूनिक होती है, ओके। अब ये जो डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर है उसके क्या होते हैं, 5 सेलिएंट फीचर्स हैं, ठीक है। उसके क्या है, 5 सेलिएंट फीचर्स है। सबसे पहले तो क्या है कि भाई ये जो डीएनए है, ओके, डीएनए की जो लेंथ होती है उसको अपन क्या किससे मेजर करते हैं, नंबर ऑफ बेस पेयर्स से, ठीक है। इसको अपन क्या करते हैं, नंबर ऑफ बेस पेयर्स से क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं, ठीक है, आई मीन सॉरी एक्सप्रेस करते हैं, ठीक है। ये बेस पेयर्स कितने नंबर का होता है, क्या कैसे होता है, ये हम जब अपन देखेंगे कि कैसे डीएनए का स्ट्रक्चर पैक्ड होता है हमारे सेल के अंदर, उस टाइम अपन ये नंबर ऑफ बेस पेयर्स वगैरह भी उसी वक्त डिस्कस करेंगे, ओके। अभी हम क्या करते हैं, सिर्फ डबल हेलिक्स को डिस्कस कर लेते हैं, ओके। डबल हेलिकल स्ट्रक्चर कुछ अपन इस तरह से मान लेते हैं, ठीक है। इसको अपन क्या बोलते हैं, हेलिकल स्ट्रक्चर बोलते हैं, ठीक है। इसको अपन क्या बोलते हैं, हेलिकल स्ट्रक्चर बोलते हैं। A G E C, ठीक है। अब हम मान लेते हैं कि ये हमारा डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर है, ठीक है। डबल और हेलिक्स का मतलब मैं ऑलरेडी आपको समझा चुकी हूँ, ओके। तो अब डबल हेलिक्स में क्या है, सबसे पहले तो 2 स्ट्रैंड्स है। मैं आपको 5 सेलेंट फीचर्स एक बार पॉइंट में भी समझा दूंगी, ठीक है। लेकिन अभी के लिए क्या करते हैं, एक बार अपन पूरा इस स्ट्रक्चर को समझते हैं। इसमें क्या होगा, जो डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर है उसमें 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स क्या होती है, प्रेजेंट होती है, ठीक है। ये जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स हैं इनकी क्या होती है, इनकी पोलैरिटी ऑपोजिट होती है। अगर एक स्ट्रैंड, हमने क्या बताया था कि जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन होती है उसको अपन क्या करते हैं, डायरेक्शंस को लेबल करते हैं, या हम उसको क्या करते हैं, डायरेक्शंस देते हैं। जहाँ पे 3rd नंबर कार्बन पे OH जिस साइड में क्या पड़ा है, खाली पड़ा है, उसको अपन ने 3 एंड कह दिया, और जहाँ पे फॉस्फेट ग्रुप खाली पड़ा है 5 एंड पे, उसको अपन ने 5 एंड कह दिया, ठीक है। तो इस डबल हेलिकल स्ट्रक्चर में क्या होती है, इन दोनों स्ट्रैंड्स की जो पोलैरिटी होती है वो ऑपोजिट होती है। अगर एक साइड ये 3 एंड है तो दूसरी वाली पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन में ये क्या होगा, 5 एंड होगा, ठीक है। अब ये जो दोनों पॉलीन्यूक्लियोटाइड की चेन है वो क्या होती है, ऑपोजिट पोलैरिटी के हिसाब से क्या होती है, सिचुएटेड होती है, ओके। दूसरी चीज जो ये है वो है कि इसमें जो बेस पेयर्स है उसका कॉम्बिनेशन अपन को अब तक पता तो चल गया है कि एडिनाइन क्या होता है, थाइमीन के साथ बॉन्ड करता है, और ग्वानिन जो है वो साइटोसिन के साथ बॉन्ड करता है। लेकिन बॉन्ड करता कैसे है, ठीक है। तो बॉन्ड ऐसे करता है कि ये जो एडिनाइन है और थाइमीन है इसके बीच में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बनते हैं, ठीक है। एडिनाइन थाइमीन से जो है वो 2 हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ा होता है, whereas in between the guanine and the cytosine 3 hydrogen bonds are present, ठीक है। 3 hydrogen bonds are present between the guanine and the cytosine, ठीक है। ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं ये क्या करते हैं, इस डीएनए हेलिक्स को आपस में जोड़े रखते हैं, ठीक है। ये इसको थोड़ी स्टेबिलिटी प्रोवाइड कराते हैं। प्लस ये जो डीएनए स्ट्रक्चर है इसका जो बैकबोन है, इसका जो बैकबोन की तरह जो एक्ट करता है वो कौन सा बॉन्ड करता है, द शुगर एंड दी फॉस्फेट बॉन्ड। अपन ने जब पहले पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रक्चर देखा था तो अपन ने देखा था ना कि एक दूसरे से ये लिंक कैसे थे, शुगर फॉस्फेट बॉन्ड की थे तो मदद से ये क्या थे, आपस में लिंक्ड थे, ठीक है। तो ये जो शुगर फॉस्फेट बॉन्ड है ये क्या बनाता है, इस हेलिक्स का बैकबोन बनता है, ठीक है।
ऊपर से ये जो नाइट्रोजनस बेसिस है ये मोर और लेस इस जो फॉस्फेट और शुगर का बॉन्ड है इससे क्या होता है, परपेंडिकुलर होते हैं, ठीक है। मोर और लेस ये जो नाइट्रोजनस बेसिस है ये क्या होते हैं, इससे परपेंडिकुलर बॉन्ड करते हैं, लेकिन इनसाइड। ओके, ये 3D स्ट्रक्चर इट इज क्वाइट डिफिकल्ट टू एक्सप्लेन, बट आप इतनी चीज याद रख सकते हैं कि इसका जो बैकबोन है इस पॉलीन्यूक्लियोटाइड का या इस डीएनए का, ठीक है, स्ट्रैंड का, तो वो क्या कर रहा है, फॉस्फेट और शुगर बॉन्ड से बन रहा है। और ये जो नाइट्रोजनस बेसिस है ये क्या कर रहे हैं, सपोज क्या है कि ये फॉस्फेट है, सपोज ये फॉस्फेट है और ये शुगर है, तो अगर इनका बॉन्ड ऐसे बन रहा है तो जो नाइट्रोजनस बेसिस है वो क्या होंगे, ऑलमोस्ट ऐसे अटैच्ड होंगे, ठीक है। तो ये क्या होंगे, एक दूसरे से ऑलमोस्ट परपेंडिकुलर होते हैं। ओके, अब ये जो अपन कह सकते हैं कि एक जो हेलिक्स है उसको अपन इसमें क्या बोलते हैं, पिच बोलते हैं, ठीक है। मतलब ये जो हेलिक्स है ना इसको अपन क्या बोल सकते हैं, पिच बोल सकते हैं, ठीक है। इसको भी, इसको भी, इसको भी, ठीक है, इनको अपन क्या बोलते हैं, पिच बोलते हैं। तो एक जो पिच होती है वो क्या होती है, 3.4 नैनोमीटर की होती है, ठीक है। एक पिच का जो होता है वो क्या होता है, 3.4 नैनोमीटर, और हर एक पिच में क्या होता है, 10 बेस पेयर्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। हर एक पिच में क्या होते हैं, 10 बेस पेयर्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और हर एक बेस पेयर के बीच में अगर आप खुद सोचो कि अगर एक पिच 3.4 नैनोमीटर का है, ठीक है, और उसके बीच में क्या है, 10 बेस पेयर प्रेजेंट है, तो उस अकॉर्डिंग एक बेस पेयर के बीच में कितना डिस्टेंस होगा, 0.34 नैनोमीटर। ये बेस पेयर्स क्या है, एक दूसरे से 0.34 नैनोमीटर की क्या होते हैं, दूरी पे प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो ये थी कुछ बातें इस डीएनए डबल हेलिक्स के ऊपर। अच्छा, एक और चीज़ है वो जो शायद इस बुक में अभी इसमें नहीं मेंशन कर रखी है, लेकिन ये जो राउंड होता है, ठीक है, ये क्या होता है, 36 डिग्री के एंगल पे होता है, ठीक है। ये जो कर्व लेता है ना हेलिक्स, ये तो मैं आपको ऐसे क्रॉस बता रही हूँ, ये क्रॉस थोड़ी होता है, ये तो हेलिकल होता है। अपन जब स्टेयर केसेस देखते होंगे बहुत सारी बिल्डिंग्स में और बहुत सारी मूवीज में, इफ नॉट इन बिल्डिंग्स, इन ट्रू लाइफ यू मस्ट हैव सीन दिस काइंड ऑफ स्टेयर्स इन सम मूवीज फॉर श्योर, ठीक है, जिसमें एक पिलर होता है और उसके आसपास क्या होती है, ऐसे गोल 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 स्टेयर्स होती है, उसको हेलिकल स्ट्रक्चर बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो एंगल बनता है एक पिच से दूसरे पिच के अंदर, उसको अपन वो कितना होता है, 36 डिग्री का होता है, ठीक है। तो ये क्या होता है, बेसिक एक डीएनए का स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, जिसमें फर्स्ट, अब अगर अपन सेलिएंट फीचर्स की बात करें तो इसमें क्या हो जाएंगे, 5 सेलिएंट फीचर्स हो जाएंगे, ठीक है। पहला तो क्या सेलिएंट फीचर हो जाएगा कि ये जो डीएनए डबल हेलिक्स है ये क्या होता है, 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन से बनता है, ठीक है। उसमें क्या, आप साथ साथ नोट करते जा सकते हैं इस चीज़ को, है ना। और इसमें क्या हो जाएगा कि पोलैरिटी एंटीपोलर्स होंगे, ठीक है। 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है, ओके, जिसका बॉन्ड बैकबोन किससे बना हुआ है, शुगर और फॉस्फेट बॉन्ड से, ठीक है। जो नाइट्रोजनस बेसिस है दे आर मोर और लेस परपेंडिकुलर टू दिस बॉन्ड, ओके। उसके बाद क्या हो जाएगा कि ये जो 2 चेन है उनकी पोलैरिटी क्या होती है, एंटीपोलर होती है, मतलब अगर एक का 3 है तो एक का इधर 5 होगा, ठीक है। सेकंड पॉइंट क्या हो गया, ये हो गया। थर्ड सेलिएंट फीचर क्या हो जाएगा कि ये जो बेस पेयर्स है आपस में वो क्या होते हैं, एक दूसरे से हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू अटैच होते हैं, ठीक है। ये क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू अटैच होते हैं। एडेनाइन थाइमीन में क्या होता है, 2 हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट हो गए, वही ग्वानिन और साइटोसिन में क्या होते हैं, 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं, ओके। उसके बाद में ये इसमें क्या होती है, पिचेस होती है। ये जो एक हेलिक्स होता है उसको अपन क्या बोल देते हैं, पिच बोल देते हैं, ठीक है। इस पिच, ये क्या होती है, पिच 3.4 नैनोमीटर की होती है, जिसमें हर पिच में क्या होता है, 10 बेस पेयर्स प्रेजेंट होते हैं। 10 बेस पेयर प्रेजेंट होते हैं, मतलब एक के ऊपर एक बेस पेयर कितने डिस्टेंस पे है, 0.34 नैनोमीटर के बेस पेयर पे डिस्टेंस पे, ठीक है। और ये जो हेलिक्स होते हैं ये क्या होते हैं, राइट हैंड हेलिक्स, राइट हैंडेडली क्या होते हैं, ये हेलिक्स होते हैं, ठीक है, राइट हैंडेड हेलिक्स,
ये बेस पेयर जो फिफ्थ सेलिएंट फीचर होगा वो क्या हो जाएगा, ये बेस पेयर्स जो होते हैं वो एक दूसरे के ऊपर स्टैक्ड होते हैं, जो कि इसको क्या देता है, स्टेबिलिटी कन्फर करता है। ठीक है, ये हो गया अपना डीएनए हेलिक्स का स्ट्रक्चर। ठीक है, फर्स्ट क्या, 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन, पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन में बैकबोन किसकी, शुगर एंड फॉस्फेट बॉन्ड की, नाइट्रोजनस बेसिस परपेंडिकुलर टू शुगर एंड फॉस्फेट बॉन्ड, और वो भी अंदर की तरफ है ना, हेलिकल स्ट्रक्चर के अंदर की तरफ ये नाइट्रोजनस बेसिस ऐसे आपस में पेयर होते हैं। सेकंड, इनकी पोलैरिटी एंटी पोलर होते हैं, एक का 3 और 5 एंड है तो एक का 5 और 3 एंड होगा। थर्ड क्या हो गया, हाइड्रोजन बॉन्ड का पॉइंट, जो कि क्या हो जाएगा, एडेनाइन और थाइमिन के बीच में 2 होते हैं, ग्वानिन और साइटोसिन के बीच में 3 होते हैं। ओके, फोर्थ हो जाएगा पिच, एक हेलिक्स को अपन क्या कह रहे हैं, पिच कह रहे हैं। एक पिच कितने की होती है, 3.4 नैनोमीटर की। बेस पेयर्स के बीच का डिस्टेंस कितना होता है, 0.34 नैनोमीटर। ठीक है, और एक पिच में 10 बेस पेयर्स। और फिफ्थ क्या होता है, बेस पेयर्स जो हैं वो स्टैक्ड अगेंस्ट each other and hydrogen bond confer stability। ठीक है, ये थे हमारे 5 सेलिएंट फीचर्स ऑफ दी डीएनए डबल हेलिक्स। ठीक है, आप फटाफट से एक बार ये देख लीजिए, फिर जो भी बाकी का पार्ट है विल डिस्कस इट इन दी नेक्स्ट पार्ट। ठीक है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन, बैकबोन, नाइट्रोजन बेसिस, ओके, पोलैरिटी अपन ने डिस्कस कर ली, हाइड्रोजन बॉन्ड, ये फोर्थ पॉइंट इज अबाउट द पिच एंड फिफ्थ पॉइंट इज अबाउट स्टेबिलिटी, कि हाइड्रोजन बॉन्ड क्या कर रहे हैं, इसको स्टेबिलिटी दे रहे हैं। ये 5 पॉइंट्स थे इस डीएनए डबल हेलिक्स के सेलिएंट फीचर्स, एंड दैट्स इट फॉर टुडेज क्लास। विल डिस्कस द रेस्ट ऑफ द पार्ट इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।